दोस्तों नमस्कार। हमेशा जिक्र हमने यही किया, इस देश का सबसे रईस शख्स कितना रईस है। इस देश के भीतर में सत्ता के मित्र कितना कमा लेते हैं हर दिन। इस देश में सरकार कितना उड़ा देती है हर दिन। इस देश के तमाम पॉलिटिशियंस जो संसद में बैठे हैं, जो विधानसभा के भीतर बैठे हैं, उन पर कितना खर्च हो जाता है। और वह राज्यपाल जो रईसी के साथ हर राज्य की राजधानी में बैठा मिलता है, उस पर कितना खर्च हो जाता है। जोड़ते चले गए तो हर वक्त इतने जीरो लगाने पड़े कि रकम बढ़ती चली गई और दुनिया के रईस देशों को भी इनके ऊपर की रईसी मात करने लगी। लेकिन आज हम एक दूसरे अर्थशास्त्र के साथ आपसे चर्चा करना चाहते हैं। यह गरीबों का अर्थशास्त्र है और इस सरकार या सत्ता की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, उसके दायरे में भारत के जो गरीब आते हैं, उनकी तादाद लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है। जी, 100 करोड़ से पार की स्थिति में सरकार के अपने आंकड़े इस देश के गरीबों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इस अर्थशास्त्र के भीतर 100 करोड़ के तकरीबन लोगों पर कितना खर्च करती है सरकार और खुद पर कितना खर्च कर लेती है। यानी इस देश को संभालने के लिए जितना पैसा खर्च होता है, क्या सरकार संभालने का जिम्मा लेते हुए खुद पर भी उससे कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं कर देती है। हमने कल ही खबर पढ़ी कि इस देश के सबसे रईस शख्स ने ब्रिटेन में एक घर लिया है। उस घर का दायरा भारत के राष्ट्रपति भवन के बराबर है, यानी 300 एकड़ से ज्यादा। हम इस पर भी नहीं गए और बीते महीने, क्योंकि खबर यह भी आई थी, इस देश के एक दूसरे मित्र हैं सत्ता के, अडानी, उनका प्रतिदिन का जो कमाई थी वह 1002 करोड़ रुपए होती चली जा रही थी। फिर हम भटक गए। देखिए, हम तो आज गरीबों के अर्थशास्त्र के साथ आपके साथ जुड़े हैं, वह भी इसलिए क्योंकि अब सरकार नवंबर के बाद से, यानी इस महीने के बाद से, मुफ्त अनाज देने की स्थिति में नहीं है। सरकार बताएगी आपको, इस बात का जिक्र होगा, इस देश की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ चुकी है। सरकार इस बात की जानकारी देगी कि इस देश में लोगों के पास पैसा आने लगा है। वह खुले बाजार में जाए और चावल, दाल, गेहूं खरीद ले। सरकार उसकी कीमत पे गौर नहीं करेगी और लोगों की जेब के भीतर अधन्नी है भी नहीं, इसको भी नहीं देखेगी। उसने सोच लिया है, तय कर लिया है कि नवंबर के बाद 5 किलो अनाज, जो बीते लगभग 2 साल से चल रहा था, यानी कोविड महामारी, जब मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान 2020 में प्रधानमंत्री ने किया था, उसके बाद से मुफ्त अनाज इस देश में 5 किलो हर व्यक्ति के नाम होता चला गया जो गरीब है। और इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा से ऊपर के गरीब, जिनकी तादाद इस देश में तकरीबन 100 करोड़ लोगों के साथ जुड़ ही जाती है, वह 33 रुपए, 28 रुपए और 50 रुपए आती है। 28 और 33 रुपए का मतलब है बीपीएल परिवार जो कि गांव में रहते हैं, और शहरों में 33 रुपए 50 पैसे हो जाते हैं, और जो उसके ऊपर लोग हैं उनकी आय जो है वो 50 रुपए प्रतिदिन पर आकर अटक जाती है। यह इस देश के एक अर्थशास्त्र का सच है। लेकिन जब सरकार ने यह सोच ही लिया है कि अब नवंबर के बाद से मुफ्त अनाज नहीं बांटा जाएगा, और सरकार जब कहेगी इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ ली, रोजगार सबको मिलने लगा, तो हमें लगा कि सरकार के अर्थशास्त्र का उस कच्चे चिट्ठे को लेकर आपसे जिक्र किया जाए और जरा समझने की कोशिश की जाए, आखिर कितना पैसा सरकार इस देश के 100 करोड़ लोगों पर खर्च करती है, जो गरीब हैं, जो 2 जून की रोटी के लिए भटकते रहते हैं और उनके पास कोई काम भी नहीं है, क्योंकि काम देने की सबसे बड़ी स्थिति इस देश में मनरेगा के साथ जुड़ी है, मजदूरी के साथ जुड़ी है, इस देश के शहरों में भीख मांगते हुए लोगों के साथ जुड़ी है। चाहे बस्तर से निकले हुए लोग हों या बुंदेलखंड से निकले हुए लोग हों, चाहे नॉर्थ ईस्ट में गरीबी का जो आलम है, इन तमाम परिस्थितियों से जब आप गुजरेंगे तो इन 100 करोड़ के दायरे को लेकर सरकार से एक सवाल हर कोई जानना चाहेगा, आखिर कितना खर्च करते हैं आप। और तमाम योजनाएं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सबको मिला भी दें तो कितना खर्च करते हैं। तो पहले तो यह जान लीजिए, जो योजना सरकार ने शुरू की थी 5 किलो अनाज की, गेहूं या चावल जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, उस पर सरकार का कुल खर्चा, यानी बीते साल अप्रैल से लेकर इस बरस नवंबर तक 2,27,841 करोड़ रुपए हुआ। इस लिहाज से समझिए तो एक साल में यह खर्चा तकरीबन 1,10,12
हजार करोड़ का लगभग बैठता है। यानी इतने में इस देश को मुफ्त अनाज सरकार हर बरस दे सकती है। आप कहेंगे 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, और हम कहेंगे 1 लाख रुपया ही तो खर्च होगा, क्योंकि इस देश के भीतर में 18 लाख करोड़ तो इसी दौर में कॉरपोरेट बैंकों से पैसा निकालकर उसको एनपीए की झोली में डालकर रईसी से जिंदगी जी रहे हैं। इस देश के भीतर में वाकई नेटवर्थ अडानी का बढ़ता है तो वह 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन बढ़ने लगता है। 7 लाख करोड़ से ज्यादा अंबानी का नेटवर्थ, 5 लाख करोड़ से ज्यादा अडानी का नेटवर्थ, और एक लंबी कतार है इस देश के भीतर में जो लाखों करोड़ रुपए पर बैठी हुई है। लेकिन हम तो आज गरीबी के अर्थशास्त्र के साथ आपसे जुड़े हैं, तो ऐसे में इस योजना को लेकर सरकार के हिस्से में पिछले बरस और इस बरस मिलाकर खर्चा आया 2,27,841 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी। उसके बाद आपके दिमाग में अलग अलग योजनाओं को हम जोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि सरकार ने जब इसका जिक्र किया तो 80 करोड़ लोगों का जिक्र किया था, वह उन्हें मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। एक अच्छी बात है। यूनाइटेड नेशन के भाषण में कहा गया, G20 के भाषण में जिक्र किया गया, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का जिक्र किया गया। इस देश के किसान जो हैं, जो किसान सम्मान निधि जिसको कहते हैं सीधे बैंक में पैसा डाल देते हैं, सरकार का आंकड़ा कहता है कि हम लगभग 8,69,00,000 किसानों के बैंकों में सीधे पैसा डाल देते हैं। सरकार जो पैसा खर्च करती है, सरकार का जब आंकड़ा निकाला गया, मैक्सिमम आंकड़ा गया यह पूरा का पूरा 52,000 करोड़ के लगभग में। 52,000 करोड़ का मतलब यह था कि उतने लोगों तक भी पैसा नहीं पहुंच पाया जो सरकार खुद मान रही है। लेकिन जब अलग अलग राज्यों से जानकारी निकल कर आई तो पता चला कि यह जो 8,69,00,000 किसान हैं इस देश के भीतर में, जो किसान सम्मान निधि प्रोग्राम के तहत पैसा पाते हैं, उनको अगर एवरेज निकालेंगे तो किसानों की तादाद तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ किसान ही बैठते हैं। लेकिन बहरहाल आप सारे पैसे जोड़ते चले जाइए, क्योंकि आपने 5 किलो अनाज का पैसा जोड़ा, अब किसान सम्मान निधि का पैसा जोड़ दीजिए, जो नहीं भी बटा उसको भी हम जोड़ देते हैं, जो बजट में निर्धारित किया गया 75,000 करोड़ रुपया। मनरेगा में सरकार ने पैसा दिया है, 65,000 करोड़ रुपया रिलीज किया है, सरकार ने वहां पर दे दिया, और वहां पर तय किया गया कि मनरेगा के तहत अब 182 नहीं 202 रुपए मिलेगा। कुछ जगहों पर इसको 220 रुपए तक ले जाया गया। इतना पैसा आपको मिलेगा, लेकिन उसके दायरे में भी 100 दिन काम करने का जो जिक्र था उसकी जानकारी भी हमको निकलकर अलग से आई, वो हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन योजनाएं देखिए, 5 किलो मुफ्त अनाज, किसान सम्मान निधि प्रोग्राम, मनरेगा, गरीब वरिष्ठ नागरिक, इस देश में तमाम जो विडोज यानी विधवाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, जनधन खाते जिन महिलाओं के नाम खुले उनके लिए भी 3 महीने तक 500 रुपए दिया गया। उज्ज्वला स्कीम जिसका जिक्र सरकार ढोल बजा बजा कर करती है, उसमें भी कहा गया तकरीबन 8,30,00,000 लोगों को एलपीजी सिलेंडर हमने बांट दिया। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं अपने तौर पर ग्रामीण इलाकों में शुरू करती है, वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत शुरू किया गया। उसमें कहा गया हम हर ग्रुप को 20 लाख रुपए तक लोन देंगे। हमने उसको भी जोड़ दिया कि चलिए मिल गया लोन, वो पैसा ना लौटाएं, हमने कहा यह भी जोड़ लीजिए। उसके बाद जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें लगभग 4,80,00,000 जो वर्कर्स हैं उनको कहा गया इनको बेनिफिट हुआ। कल तक सरकार 12% का शेयर देती थी, अब हम 24% का देंगे। सरकार ने इस कोविड काल में इस बात का जिक्र किया, हमेशा के लिए नहीं, इसी काल में किया, और इससे कहा गया कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है उनको इसका लाभ मिल जाएगा। हमने यह रकम भी जोड़ डाली। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जिनकी तादाद सरकार ने बताई लगभग 3.5 करोड़, उनके लिए वेलफेयर योजना कुल 31,000 करोड़ की सरकार ने शुरू कर दी। इसके अलावा इस देश के तकरीबन 12 करोड़ बच्चे हैं जिनके लिए मिड डे मील चलता है। इस देश के लिए जो राशन की दुकानें हैं वह भी तो चलती है, लगभग 23 करोड़ राशन कार्ड हैं इस देश के भीतर में। हमें लगा सबको मिला दीजिए, और इतना ही नहीं, ज्यादा कीजिए तो फर्टिलाइजर जो सब्सिडी के तौर पर सरकार बार बार जिक्र करती है कि हम किसानों को इतना दे देते हैं, हमको लगा वह भी जोड़ देते हैं। जब सब हमने जोड़ा तो आंकड़े निकल कर आए लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया। सरकार एक साल अगर 4.5 लाख करोड़ रुपया पूरी तरीके से खर्च करती चली जाए तो फिर यह स्कीम कभी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे इतना पैसा खर्च कैसे किया जाए? हमें लगा कि इसका उपाय एक निकाला जाए और समझा जाए ये देश चलता कैसे है, और देश जो चलाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति क्या है।
उनके बारे में जब जानकारी निकल कर आई कि इस देश को चलाने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी कुल तादाद 48 लाख है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, अभी हम राज्यों का जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुफ्त अनाज राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार का ही ऐलान था, वही बांट रही थी। और इस वक्त किसानों को लेकर भी सरकार फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता था किसान, उसके लिए भी नियम कायदे और रिफॉर्म का जिक्र केंद्र सरकार ही कर रही है। तो केंद्र सरकार के अधीन 48 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इस देश में लोग कितने हैं? 138 करोड़ लोग हैं। इसको अगर आप जोड़िएगा हिसाब से कितने लोग ये बैठे, तो हो सकता है ये आपको बैठेंगे लगभग 0.25%। इतने सरकारी कर्मचारी इस देश में काम करते हैं। अगर राज्यों को भी जोड़ दीजिएगा तो वो लगभग 2% आ जाएंगे, क्योंकि राज्यों में काम करने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 2,40,00,000 है। कुछ देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। 48 लाख सरकारी कर्मचारी, इस देश में मंत्रिमंडल को चलाने वाले मंत्री और उन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो पेमेंट होता है, उसका जब खर्चा निकलना शुरू हुआ तो पता चला सैलरी और अलाउंसेस पे जो खर्चा होता है वह तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। जो इमारतें आप देखते हैं ना दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में, जो केंद्र सरकार की इमारतें हैं, हर साल उस पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होता है। जो सेंटर का दूसरा एक्सपेंडिचर है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है, चाहे वो रेलवे को दिया जाए, चाहे एचआरडी को दिया जाए, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री को दिया जाए, चाहे वो रोड मिनिस्ट्री को दिया जाए, जिसको भी, सारे डिपार्टमेंट पर खर्च तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया होता है। एग्जैक्ट जब जोड़ना हमने शुरू किया कि कितना खर्चा हो गया इस पर, तो जानकारी निकल कर आई कि ये सारी चीजें आप अगर जोड़ते चले जाइएगा तो ये खर्चा जो डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है और जो सैलरी और अलाउंस है और जो इस्टेब्लिशमेंट का है, ये खर्चा ही तकरीबन 5,64,000 करोड़ है। यानी इस देश के 100 करोड़ लोगों के ऊपर तमाम योजनाएं और मुफ्त अनाज देने के बाद 4.5 लाख करोड़ का बजट निकल कर आया। और इसको चलाने वाले लोग जो हैं, जो सैलरी, अलाउंस, पेंशनर, एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल एक्सपेंडिचर जो सब लेते हैं, इन पर जो खर्चा आता है वह तकरीबन 5,64,000 का सीधे सीधे आता है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, इसके अलावे जो सरकार अलग अलग जगहों से लोन लिए हुए है, उसको भी अपने तौर पर, या जो 2 लोन दिए हुए हैं उसका एक अलग हिस्सा है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। देखिए ये कि सरकार कौन कौन सी स्कीम चलाती है। उस स्कीम के दायरे में सरकार इस देश के राशन दुकानों को भी रखती है, पीडीएस सिस्टम को भी रखती है, फर्टिलाइजर को भी रखती है, और सरकार अपने तौर पर एग्रीकल्चर को भी रखती है। इन तीनों चीजों को जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो तकरीबन 4.5 लाख करोड़ यही बन जाएगा। यानी जितना पैसा सरकार अपने ऊपर खर्च कर रही है, उतने में इस देश के 100 करोड़ लोगों को पाल रही है। कितना आसान सा नियम है, ये पहला नियम है। लेकिन अब इसके असल दायरे में आना शुरू कीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा भोजन, सबसे ज्यादा काम मनरेगा से, और सबसे बेहतरीन भोजन और सबसे ज्यादा लोगों को राशन दुकान से मिलता है। राशन दुकान में जब आप जाते हैं तो चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, मोटा अनाज जो होता है वह 1 रुपए किलो, ये आपको मिलता है। और सरकार को इस पर कितना देना पड़ता है अपना बोझ अपनी जेब से? 75,000 करोड़ रुपया। सरकार राशन दुकानों की भी परिस्थिति को चाहती है कि शांता कुमार कमेटी की जब रिपोर्ट आई, उसने बोला राशन दुकान आप क्यों चलाते हैं? आप किसी XYZ कॉर्पोरेट को दे दीजिए, वो चलाया करेगा, वो अपने तौर पर अनाज इसी रकम में देगा, लेकिन वो अपने तौर पर बेचेगा और उसके जरिए धीरे धीरे वह चीजों को एक अनुकूल करेगा और इस देश की इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगी। यह भी सुझाया गया। यानी इस बात का जिक्र नहीं था कि भारत एक गरीब देश है, भारत के भीतर गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है, और ये राशन का अनाज पाने के लिए जो फर्जी कार्ड भी बनाया जाता है, जब उसकी संख्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की, वह भी डराने वाली इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि जो अनाज मुफ्त का बांटा जा रहा था वो 80 करोड़ लोगों तक राज्यवार नहीं पहुंचा, क्योंकि एफसीआई के गोडाउन से उतना अनाज राज्यों ने निकाला ही नहीं। 80 करोड़ के बदले जो एवरेज निकल कर आ रहा था वो तकरीबन 42 करोड़ आ रहा था। अब सवाल यह है कि इस देश में जो 23 करोड़ राशन कार्ड हैं, तो क्या वह राशन कार्ड भी राशन के जरिए मिल जाता है सभी को? नहीं मिलता है। एवरेज लगभग 6 करोड़ लोगों को राशन कार्ड से अनाज नहीं मिल पाता है। वो कोई यहां पर मजदूरी कर रहा है, कोई वहां कर रहा है। जिस बात का सरकार जिक्र करती है कि अब आप किसी भी राज्य में अनाज ले सकते हैं, नहीं ले पाता है।
राज्यों के सामने संकट यह है कि वो एलोगेशन जो रहता है वो राज्यों के उस कार्ड को निर्धारित एस्पेक्ट में रहता है। तो वो ज़्यादा लोग जब पहुंचेंगे तो वो कहां से अनाज लेकर आएगा, तो वो अपना राशन दुकान वाला शटर गिरा देता है। गरीबों का अर्थशास्त्र कितना सरल है। लेकिन बहरहाल सरकार के आंकड़े इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमने सोचा कि इस दौर में जो 6 करोड़ लोगों के लिए अनाज तो उठाया गया होगा, जो राशन जिनके पास कार्ड है और कार्ड उनका कहीं पर भी अनाज वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका भी आंकड़ा निकल कर आया जो सरकार का ही जारी किया हुआ है। हालांकि सरकार ने कहा कि हमने इस दौर में राशन कार्ड जो फर्जी थे उसको चिन्हित किया और उसे खत्म कर दिया, उसकी मान्यता खत्म कर दी। लेकिन खत्म किया नहीं कि यह बड़ा अबूझ सवाल इसलिए है क्योंकि सरकार ने अपने तौर पर जो डाटा दिया, अब आप सोचिए कि 2013-14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस बरस 52 लाख फर्जी कार्ड बन गए, 52 लाख। उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो 50 लाख पहले साल में बना 2014-15 में, 15-16 में ये 84 लाख फर्जी कार्ड बने, उसके अगले बरस 62 लाख बने, उसके अगले बरस 71 लाख बने, उसके बाद 56 लाख बढ़े, उसके बाद 17 लाख बढ़े, उसके बाद फिर से लगभग 60 लाख बढ़े और ये बढ़ते बढ़ते स्थिति यह आ गई कि लगभग 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड इसी दौर में बन गए। फर्जी राशन कार्ड का मतलब क्या है? अनाज मिल जाएगा आपको, गरीबी रेखा से नीचे है तो 35 किलो और गरीबी रेखा से ऊपर है तो 15 किलो अनाज मिलेगा। उस बड़े सस्ते मिल जाएगा, 3 रुपए चावल, 2 रुपए गेहूं, 1 रुपए मोटा अनाज। इसको पाने के लिए इस देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिशियंस भी राशन कार्ड बनवाने का काम करते हैं। अब आप सोचिए कि 2018 से 2021 के बीच में, अब जब यूपी में इलेक्शन शुरू हो रहा है तो सरकार ने जानकारी दी कि 2018 से 2021 के बीच में तकरीबन 1 करोड़ 29 लाख फर्जी राशन कार्ड बने हैं और उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बने हैं तकरीबन 93 लाख। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है लगभग 20,37,000। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है 3,54,000। और जो आंदोलन वाले राज्य है ना, जहां पर कहते हैं खूब अनाज होता है, वहां भी गरीबी खूब है। उसमें पंजाब भी है, उसमें हरियाणा भी है और दिल्ली भी उसमें शरीक है, क्योंकि हरियाणा में 2,91,000 फर्जी राशन कार्ड बन गए उन गरीबों के लिए जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं मिल पाने की परिस्थिति थी, कोई काम नहीं। पंजाब के भीतर 2,87,000 फर्जी राशन कार्ड इसी दौर में बने और दिल्ली जिसकी पर कैपिटा इनकम समूचे देश में सबसे ज्यादा, वहां पर भी गरीबी है, वहां पर भी तकरीबन 2,57,000 फर्जी कार्ड बन गए। यह इस देश का अनूठा सच भारत की गरीबी में छुपा हुआ है और गरीबी के अर्थशास्त्र के तहत जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए उससे ज्यादा पैसा सरकार अपनी रईसी पे खर्च कर देती है। कितना सीधा और सपाट है यह अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के भीतर अब एक एक करके झांकना इसलिए शुरू कीजिए क्योंकि जैसे ही हमने जिक्र किया मनरेगा का, सरकार ने रिलीज किया है और अभी 3 महीने बचे हुए हैं, यानी फरवरी के बाद अब नया पैसा रिलीज होगा, जब बजट आ जाएगा उसमें बताया जाएगा। लेकिन 3 महीने पहले ही मनरेगा में रिलीज किया गया 65,775 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। कुछ पैसा पहले का बचा हुआ था, कुल मिला के 73,000 करोड़ रुपया था मनरेगा के पास अपना और 72,000 करोड़ रुपया खर्च भी हो गया। इस खर्च होने की परिस्थिति में लगभग 8 करोड़ 63 लाख लोगों को काम मिला। यह काम एवरेज सिर्फ 15 दिनों का मिला, जो 100 दिनों का वादा था। यानी आज की तारीख में हमारे पास कोई ऐसा गणित, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक ढांचा नहीं है जिससे इस देश में मनरेगा के तहत हम हर व्यक्ति को 100 दिन का काम भी दे पाएं। वह भी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि इस देश में जो रजिस्टर्ड मनरेगा के तहत वर्कर्स की जो तादाद है वह तकरीबन 15 करोड़ है, लेकिन हम उसका भी आधे लोगों को ही काम दे पाते हैं, वह भी एवरेज 15 दिन दे पाते हैं। और उसके बाद हम खुद कहते हैं देखिए मनरेगा भी चल रहा है और लोगों का पेट भी बन रहा है। यह एक स्थिति। दूसरी स्थिति, लूट में उसके कानूनी पहल पाने के लिए लोग को राशन कार्ड बनाने की स्थिति में आ गए, जहां पर सस्ता अनाज किसी तरीके से मिल जाए। यानी हम सस्ता अनाज भी दिला पाने की स्थिति में नहीं, और कुल मिला के राशन पे जो पीडीएस सिस्टम का सरकार पर बोझ पड़ता है वो 75,000 करोड़ का पड़ता है। और हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, इस देश के भीतर में लगभग 739 कॉरपोरेट ऐसे हैं जिन्होंने इस देश के बैंक के भीतर से जो पैसा निकाला है वह 75,000 करोड़ के दायरे से ऊपर में आ गया है।
अब आप क्या करेंगे? और ये पैसा निकालने की परिस्थिति में मनमोहन काल को भी हमने जोड़ दिया है, बीते 10 बरस का हिस्सा जोड़ दिया है, यानी मौजूदा वक्त नाराज ना हो। यह अलग मसला है कि उस समय तक का जो पूरा का पूरा एनपीए था, जो नहीं लौटा रहे थे लोग, वो संख्या जुड़ते जुड़ते लगभग 2.5 लाख करोड़ तक पहुंची थी। इस दौर में बढ़ते बढ़ते ऑफिशियली कागज पर लगभग 10 लाख करोड़ तक पहुंचने की स्थिति में हम लोग मार्च में आ जाएंगे। लेकिन जो रिटर्न ऑफ किया गया, जो इस दौर में नहीं चुकता करते हैं, उनको जो बुक से हटा दिया गया, जो माफ कर दिया गया, वह जोड़िएगा तो 18 लाख करोड़ हो जाएगा। हमारा अर्थशास्त्र और हमारी इकोनॉमी का मानचित्र यह है कि हम लोगों ने कॉरपोरेट को इनडायरेक्ट टैक्स में जितनी रियायत दी हुई है, इस देश के भीतर में हर बरस जो रियायत दे देते हैं, उससे कम खर्चे में इस देश के भीतर में जिन योजनाओं का ऐलान कोविड काल में किया गया 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वह सारी योजनाएं बरसों बरस तक आप चलाते रह जाइए, अगर आप कॉरपोरेट से वो टैक्स उसको माफ ना करें जो इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर माफ कर दिया जाता। मनमोहन सिंह के काल में भी किया जाता था, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जरा गरीबों की परिस्थिति को इस देश में समझने की कोशिश तो कीजिए। कितना सरल है ये, सीधा हिसाब है। इस देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर खर्चा 5.5 लाख करोड़, इस देश में 100 करोड़ गरीबों पर खर्चा 4.5 लाख करोड़, इस देश में पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी से कमाई 4 लाख करोड़, इस देश में रईसों को दिए जाने वाले टैक्स में रियायत तकरीबन 5.5 लाख करोड़। कमाल की स्थिति है। हम किस विजन और किस इकोनॉमी के साथ भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, यह एक इतना बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। जहां पर जब सरकार ने जिक्र किया कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देंगे, तो आपको यह भी जानकर हैरत होगी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया है 2011 की जनगणना में ही माना गया कि इस कानून के दायरे में, यानी हर को भोजन मिलना चाहिए। उस समय आंकड़े बताए गए 2011 में, जब भारत की जनसंख्या 125 करोड़ थी। 81 करोड़ 35 लाख लोग इसके दायरे में आएंगे। अब जनसंख्या 138 करोड़ हो गई, यानी 140 तक पहुंच जाएगी जो आंकड़े का, यानी 15 करोड़ इजाफा हो गया। लेकिन हम जो अनाज दे पाने की स्थिति में थे वह कम कर गए। हम 80 करोड़ का जिक्र करते रह गए। यह अलग मसला है कि सरकारी आंकड़ा जो गोडाउन से जब अनाज निकलता है वो कितने लोगों में बटा, यह जब जोड़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वह 40-42 करोड़ लोगों तक ही पहुंच पाया, और राज्यों ने इसे उठाया भी नहीं। कोई जिम्मेदारी नहीं, कहीं कोई नहीं, लेकिन खर्चा भरपूर है। और राज्यों के भीतर जो 2 करोड़ 40 लाख कर्मचारी हैं, और जो केंद्र सरकार के तहत तकरीबन 48 लाख कर्मचारी हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? तकरीबन 3 करोड़। 3 करोड़ लोग इस देश को चला रहे हैं, और इस देश के भीतर एक साइकिल चल रही है इन 3 करोड़ लोगों के जरिए, जिसमें तमाम लोग शामिल हो गए जो इस देश को चलाने वाले हैं 130 करोड़ लोगों के हिस्से को लेकर। अगर इन 3 करोड़ को अगर 5 से आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 15 करोड़ हो गए, परिवार के साथ जोड़ डालिए। इसके बाद भी इस देश में जो लोग बचे, उनके लिए आपका अर्थशास्त्र सिर्फ 5 लाख करोड़ को भी नहीं छू पाता है। और इस देश में एक कैपिटलिस्ट, एक कॉरपोरेट, एक मित्र की जो अपनी नेटवर्थ है वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाती है, किसी की 7 लाख करोड़ हो जाती है, कोई 3 लाख करोड़ को छू रहा है। इन परिस्थितियों में यह देश चलता है। इस गरीबी के अर्थशास्त्र के बीच आखिरी सवाल यही है, अब आपको मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा, यानी इस देश में रोजगार है नहीं है। जिन परिस्थितियों को हम जी रहे हैं, उन परिस्थितियों के भीतर सरकार के डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं कि दरअसल जब हमने नोटबंदी इस देश में लागू की थी, उस समय बाजार में जो पैसा था, जो कैश अवेलेबल था, वह तकरीबन 17,97,000 करोड़ का था, और आज की तारीख में जो कैश अवेलेबल है वो तकरीबन 28 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। यानी इस दौर में ही लगभग 11 लाख करोड़ से ज़्यादा कैश बढ़ गया। इतना पैसा इस देश के भीतर में है, लेकिन चंद लोगों के पास है, और उस रईसी में उनको सौंप कर, उनके जरिए पैसा लेकर सत्ता और सरकार की रईसी, और इन सब के बीच सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन के तहत कभी डीए दिया जाएगा। वो सारी परिस्थितियों को जिया जाएगा, क्योंकि इस देश के भीतर में कहीं स्थिति विस्फोटक ना हो जाए। शॉक एब्जर्वर का काम ऐसे किया जाता है, कुछ को अपने साथ रखिए, बाकियों को छोड़ डालिए, फिर इन कुछ में से कुछ को हटा दीजिए, फिर कुछ को ले आइए, मैनेज करते चले। यह साइकिल राजनीतिक सत्ता की, अर्थशास्त्र की एक ऐसी
चक्रव्यूह की परिस्थिति है जिसमें इस देश के 100 करोड़ लोगों के ऊपर सिर्फ 4.5 लाख करोड़ खर्च कर पाने की स्थिति में